हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ओके, सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट पार्ट इज़ ऑलरेडी अपलोडेड एंड बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं आप लोग के कि आप लोग उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं एंड इस पर्टिकुलर टाइम को आप यूटिलाइज भी कर रहे हैं अच्छे से. ओके, सो students, if you have any doubt then comment me in the comment section. Okay, now let's start this chapter. Okay. Okay, so today we are going to start from the forms of private sector and its organization. So here are five private sector organizations: sole proprietorship, joint Hindu family firms, partnership, joint stock company, and the cooperative society. Okay, so ये जितने भी हैं इसके मीनिंग्स बेटा अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये 2 मार्क्स में ज़रूर आते हैं. ठीक है, और इसको डीपली अभी हम आगे जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स हैं उसमें हम पढ़ेंगे कि इन सब के प्रॉपर फंक्शंस होते क्या हैं. लेट्स कम टू द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस सेक्टर्स की हम शॉर्ट में पढ़ते हैं कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं. ओके, सो द फर्स्ट इज सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल प्रोप्राइट इन द फॉर्म ऑफ मैनेजर, सॉरी, इन द फॉर्म ऑफ ओनरशिप वन पर्सन प्रोवाइड्स द कैपिटल. ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि सोल का मतलब क्या होता है, सिंगल. ओके, तो सिंगल मीन्स कि जो सिंगली अपने उस बिज़नेस को हैंडल कर रहा है. ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप इस क्या हो गया कि पर्सन हु इज़ प्रोवाइड द कैपिटल एंड बियर ऑल द रिस्क एंड इंडिपेंडेंटली मैनेज द बिजनेस. क्योंकि पहले क्या होता था कि जो सबकी क्या होती थी कि अपना प्रॉपर एक छोटा सा बिजनेस होता था, वो अपने ही उस पर्टिकुलर बिजनेस या शॉप का क्या होता था, मैनेजर होता था, मालिक होता था. तो ही दैट पर्सन इज इंडिपेंडेंटली लाइबल फॉर द लॉसेस एंड द प्रॉफिट्स. ठीक है, वो इंडिविजुअली क्या करता था, अपनी कैपिटल को लगाता था पहले उस चीज़ को बनाने में, और लॉस होता था तो भी उसका होता था, प्रॉफिट होता था तो भी उसका होता था. तो दैट इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप व्हेन अ पर्सन बियर ऑल द रिस्क एंड द प्रॉफिट इंडिपेंडेंटली मैनेज द बिजनेस. नेक्स्ट इज जॉइंट हिंदू फैमिली का फर्म. ठीक है, इसमें क्या होता है कि दैट फैमिली फर्म मतलब कि जो फर्म को क्या हो रहा है, फैमिली में जैसे फादर, उसके फिर देन उसका बेटा, देन उसका बेटा, तो ये ग्रेट ग्रैंड सन तक क्या होता है, इस चीज़ को वो कंटिन्यू करते हैं. दिस इज दैट बिजनेस इज ओन्ड, कंट्रोल एंड मैनेज बाय द joint Hindu family consists of the father and his son, grandson and the great grandson. And जो head of the family होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, we called कर्ता. कभी कभी 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी आता है आपका कि हु इज़ द हेड ऑफ द फैमिली ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म. सॉरी. ओके, नेक्स्ट इज पार्टनरशिप. Partnership means कि when two or more persons are agree or enter to in a contract for some lawful business or for an agreement, that is called a partnership. ठीक है, तो हर एक पार्टनरशिप का क्या होता है, ईच पार्टनर इज कंसिडर एज द एजेंट ऑफ द फर्म ऑफ इट्स पार्टनर्स. वो हर एक पार्टनर अपनी उस पार्टनरशिप के लिए खुद से लायबल होता है फॉर द प्रॉफिट्स एंड द लॉसेस. उनके बीच में क्या होता है, ये चीज़ें डिवाइड की जाती हैं कि अगर लॉस होगा तो भी क्या होगा, इक्वली डिवाइड होगा, और प्रॉफिट होगा तो भी इक्वली डिवाइड होगा. The number of partners cannot be more than 10 in case of banking business and 20 in the other type of business. Yes, अगर आप कोई भी पार्टनरशिप को फॉर्म कर रहे हैं तो क्या है, बैंकिंग बिजनेस में कितने मोर देन 10 नहीं होने चाहिए, और अगर कोई अदर टाइप ऑफ बिजनेस है तो उसमें 20 से ज़्यादा की पार्टनरशिप नहीं होनी चाहिए. ओके, ना द हेयर इज अ वर्ड जॉइंट वेंचर. जॉइंट वेंचर किसे कहते हैं, जब कोई दो पार्टनरशिप, दो कंपनी मिल के एक कंपनी को फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड जॉइंट वेंचर. ठीक है, नेक्स्ट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी. जॉइंट स्टॉक कंपनी नाम से पता चल रहा है कि क्या है. ठीक है, इट इज़ एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ 2 or more persons. इट हैज़ अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी विच इज सेपरेट फ्रॉम द एंटिटी ऑफ इट्स मेंबर्स. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो भी आपका इसमें जो भी वर्क होता है, जो भी एसोसिएशन हमारे इसमें काम करते हैं, दे ऑल आर मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय द हैंड्स ऑफ द टॉप लेवल मैनेजर्स और द वी कैन से द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स. ओके, एंड दे आर कंसिस्टिंग एंड इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेंबर. वो अपने उन मेंबर्स को उन कंपनी के लिए अपॉइंट करते हैं. नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी. कोऑपरेटिव सोसाइटी मीन्स कि जब आप अपने फर्म से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से लोगों को म्यूचुअली सेल्फ कोऑपरेट करते हैं सोसाइटी में, दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी. ठीक है, तो ये क्या होता है, इट्स ऑर्गेनाइज विद द पर्पस ऑफ रेंडिंग सर्विस टू द मेंबर्स एंड टू द पब्लिक इन जनरल. ठीक है, अभी हमने बताया कि आप क्या करते हैं, आप अपनी विलिंगली आप उस चीज़ को सर्विस प्रोवाइड करते हैं पब्लिकली, दैट इज कॉल्ड द कोऑपरेटिव सोसाइटी. चॉइस ऑफ द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन.
ओके मतलब कि आप कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जब बनाते हैं तो उसके लिए व्हाट आर द मेन फैक्टर्स दैट यू हैव टू चूज़, ठीक है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। द फर्स्ट इज़ नेचर ऑफ बिजनेस, यानी कि आपने जो बिज़नेस स्टार्ट किया है उसका नेचर क्या, वो कैसा बिजनेस है, ठीक है। द नेचर ऑफ बिजनेस हैज़ एन इंपॉर्टेंट बेयरिंग ऑन द चॉइस ऑफ द फॉर्म ऑफ ओनरशिप। जितने भी अभी हमने फॉर्म ऑफ ओनरशिप्स पढ़ी, प्राइवेट, सिंगल, फैमिली, जॉइंट इन द फैमिली, ठीक है, पार्टनरशिप, ये सब, ठीक है। द बिजनेस प्रोवाइडिंग डायरेक्ट सर्विसेज, यस, अभी हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था डायरेक्ट सर्विसेज क्या होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी वगैरह में, ठीक है। तो तो बिज़नेस क्या होते हैं, कुछ ऐसे बिजनेस है जिसमें आप किसी को कस्टमर्स को डायरेक्ट सर्विस कर दे रहे हो, कुछ होते हैं जो प्रोफेशनल स्किल्स के बेसिस पे होते हैं। तो जो प्रोफेशनल स्किल्स के बेसिस पे होते हैं वो किस पे एक्चुअली बेस्ड होते हैं, हमारे कस्टमर्स में, कि उनके रिव्यू कैसे हैं, ठीक है। And these activities requiring pooling of skills and funds, that is wholesale trade, accounting firms, tax consultants, stock broker, etc. तो नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब क्या हो गया कि आपका जो भी बिजनेस है वो किस फॉर्म का है, ठीक है, उसका नेचर क्या है, वो डायरेक्ट सर्विस दे रहा है, इनडायरेक्ट सर्विस दे रहा है, वो सोशल, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का है, ठीक है। तो ये हमको ये जो है फैक्टर होता है। नेक्स्ट इज साइज एंड एरिया ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। ये अब साइज एंड एरिया का मतलब क्या होगा कि आपका जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, वो लार्ज स्केल पे है, स्मॉल स्केल पे है, ठीक है, वो बड़ी कंपनी से उनका कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई कि आपके बिजनेस किस स्केल पे है, कैसी चीज़ों को, क्या प्रोडक्शन को प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड साइज एंड एरिया ऑफ ऑपरेशंस। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ कंट्रोल डिज़ायर, ठीक है। A person who desires direct control of business prefers proprietorship rather than the company because there is a separation of ownership and management in the latter case, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि पर्सन जो है, दैट पर्सन इज एक्चुअली डिजायर्स अ कंट्रोल, यानी कि हर एक पर्सन का अपने बिजनेस के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो अपने इस बिजनेस को क्या कर रहा है, वो होल्ड कर रहा है, ठीक है। इन केस the owner is not interested in direct personal control but in large scale operation, it would be desirable to adopt the company form of ownership। यानी कि जो ओनर है अगर कंपनी का, वो क्या कर रहा है, वो अगर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है किसी भी डायरेक्ट पर्सनल पे, ठीक है, अगर वो लार्ज स्केल ऑपरेशन पे वो अपने कंपनी पे डायरेक्ट कंट्रोल नहीं दिखा रहा है या डायरेक्ट रिलेशंस नहीं बना रहा है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, दैट इट वुड बी डिज़ायरेबल टू अडॉप्ट द कंपनी फॉर्म ऑफ ओनरशिप, यानी कि वो अपनी कंपनी को क्या कर सकता है, अडॉप्ट कर सकता है। नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड, the funds required for the establishment and operations of a business, yes। तो amount of capital required means कि आप अपने business को startup कर रहे हैं, तो it's totally your choice कि आपके पास कितनी capital है कि आप उसमें लगाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप बड़ी कैपिटल लगाते हैं तो क्या होगा, जैसे कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनको क्या है कि हाँ लार्ज कैपिटल चाहिए होती है, जैसे आयरन स्टील प्लांट का इसमें एग्जांपल दिया है। तो इन्वेस्टमेंट्स क्या है इसमें बड़े चाहिए होते हैं, क्योंकि फिर इसके बाद जब आपको प्रॉफिट आता है तो वो भी आपको उसके बेसिस पे ही मिलता है। तो इट्स टोटली फर्म्स चॉइस कि आपके उस ऑर्गेनाइजेशन में आप वो कितनी कैपिटल उसमें रिक्वायर है और आप उसको कितनी कैपिटल उस पर एक्सपेंड कर रहे हैं। डिग्री ऑफ रिस्क कंट्रोल, यस, अगर कोई भी बिजनेस है तो उसमें रिस्क भी होता ही है, हम लोग ने स्टार्टिंग से ही चीज़ को पढ़ा है, ठीक है। तो द वॉल्यूम ऑफ रिस्क एंड द विलिंगनेस ऑफ ओनर्स टू बियर इट इज़ एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। A single individual may have large financial resources sufficient for a medium scale enterprise, ठीक है। तो क्या है कि हर एक जो भी लार्ज स्केल, मीडियम स्केल एंड जितने भी होते हैं, इसमें क्या है कि एक अलग अलग लेवल की डिग्री ऑफ रिस्क होते हैं, क्योंकि अगर आपका बड़ा बिजनेस है तो भाई रिस्क के चांसेस भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। अगर छोटा बिजनेस है तो क्या होगा, आपके एक लिमिटेड रिस्क होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ सरप्लस। सरप्लस का मतलब हो गया कि जो भी आपकी प्रॉफिट तो बना, प्रॉफिट के ऊपर जो बना, ठीक है, क्योंकि आपने जितना कैपिटल लगाया आपको उतना आया, तो वो तो क्या हो गया है कि भाई आपने 1 लाख रुपए लगाए थे एंड उसके बाद जब आपकी अच्छे से बिजनेस चलने लगा तो आपको वो 1 लाख रुपए वापस आए, तो वो आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, वो आपका सरप्लस नहीं हुआ। सरप्लस क्या होगा, जब आपको 1 लाख से ऊपर जब आपको मिलेगा तब आपको उसको हम सरप्लस बोलेंगे, ठीक है। तो सोल ट्रेडर रिसीव्स ऑल द प्रॉफिट्स ऑफ हिज बिजनेस बट ही ऑल्सो बेयर्स ऑल द रिस्क। If a person is ready to bear unlimited personal liability and desires maximum share of profits, proprietorship and partnership are preferable to company form। तो बच्चों बेसिकली ये सब हमने जितना भी पढ़ा है, ये सब क्या है कि हमको जितने भी फर्म्स हमने पढ़े हैं उन फर्म्स के बेसिस पे क्या किया उन्होंने, इस चीज़ को डिफ़ाइन किया गया है कि पार्टनरशिप में रिस्क कैसा है, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप में कैसा है। तो ये सारी चीज़ें हमको उसके बेसिस पे एक्सप्लेन की गई हैं।
Next is duration of business. Temporary and ad hoc ventures can be organized and proprietorships and partnership as they're easy to form and dissolve. यस, हम लोग जानते हैं कि किसी हर चीज़ का क्या होता है, एक ड्यूरेशन होता है, और ड्यूरेशन में क्या होते हैं, कुछ टेम्परेरीज होते हैं, कुछ एडॉक बेसिस पे होते हैं, ठीक है, कुछ परमानेंट होते हैं. तो ये सारी चीज़ें क्या है, दे आर बिकॉज दे आर ईजी टू फॉर्म एंड डिजॉल्व. हम किसी को अपनी कंपनी में ज़्यादा टाइम के लिए रखते हैं, किसी को हम कम टाइम में अपने यूज़ के लिए रखते हैं, कि हमें लगता है कि हमारे इस बिज़नेस के लिए सिर्फ इसी काम के लिए हमें सिर्फ 1 साल के लिए कोई हमें एम्प्लॉय चाहिए, फिर उसके बाद हम इसको निकाल देंगे. तो ये हो गया एडॉक बेसिस पे. Okay, enterprise of a permanent nature can be better organized at joint stock companies and cooperative because they enjoy perpetual succession. ठीक है, तो अभी ये क्या है कि जब आप इसको थोड़ा और अच्छे से जब अभी आगे पढ़ेंगे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी, अभी इसमें बताया है कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इसमें क्या है कि द एंटरप्राइज दे हैव द, जो भी इसमें वेंचर्स है वो क्या है, वो एक परमानेंट नेचर के हैं. तो क्यों हैं, कैसे हैं, ये सब उसको हम और अच्छे से एक्सप्लेन आगे करके पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड कंट्रोल. Proprietorships and partnerships are subject to little regulation and control by the government. Companies and cooperatives are, on the other hand, subject to severe restrictions and have to publish their accounts. It is also easier to maintain secrecy of business in case of proprietorship and partnership. ठीक है, तो हमारे कोई भी जो पार्टी फर्म्स होती हैं उसमें क्या ज़रूरी होता है, दे ऑल आर एक्चुअली कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, एंड दिस कंपनीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है, ये क्या होते हैं, बिकॉज इनके जो बिग अकाउंट्स होते हैं कि वो क्या होते हैं, दे हैव टू बी पब्लिश. तो इनको अपने जो बिजनेस है उसकी सीक्रेसी को मेंटेन करना पड़ता है. नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस. Businesses which require a high degree of administrative flexibility should better be organized as proprietorships or partnerships. Flexibility of operation is linked with the internal organization of a business. The internal organization of sole proprietorship and partnership is much more simple and less elaborate than the internal organization of a joint stock company. Moreover, the objectives and powers of a company cannot be changed easily or without legal formalities. Yes. So the flexibility of operation का मतलब क्या हो गया कि जो भी हमारे फर्म्स हैं उनमें क्या होना चाहिए, एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए अपने बिजनेस, अपने ऑर्गेनाइजेशन को लेके. ठीक है, एंड ये जो इतने भी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस होते हैं, ये क्या होते हैं, ये दे विद द इंटरनल ऑर्गेनाइज, यानी कि हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है ये. ठीक है, जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के, क्या होता है, इट इज़ मोर सिंपल एंड वेरी लेस एलोबरेट देन द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी. तो इसमें क्या किया उन्होंने, जो बाकी फर्म्स है उससे कंपेयर किया है कि किस कंपनी में कितना आपको सिंपल होता है, ठीक है, फ्लैक्सिबल होना है, या किस में कितना ज़्यादा होता है. ओके, द ऑब्जेक्टिव्स एंड पावर्स ऑफ अ कंपनी कैन नॉट बी चेंज इजीली विदाउट लीगल फॉर्मेलिटीज़. ठीक है, आप कभी भी किसी भी कंपनी के जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ गाइडलाइंस होते हैं उसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि वो एक लीगल होते हैं, तो इसलिए आपको क्या होगा, दे शुड बी कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट. तो इसलिए उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी गाइडलाइंस हैं, उसको आप एक गवर्नमेंट के अंदर, ये लीगल फॉर्मेलिटीज़ के अंदर ही उसको चेंज कर सकते हैं. सो द स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज़ ऑल्सो कम्प्लीट. ओके, एंड आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी. एंड स्टिल अगर आपको लगा होगा कि कोई चीज़ नहीं समझ आया या कोई आपको प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, एंड जो बाकी चीज़ें हैं इसमें आपको जो बताया गया है वो क्या है कि जो भी अभी हमने फॉर्म्स पढ़ी हैं, ठीक है, जो भी हमने 5 फॉर्म्स पढ़ी हैं, ये उनको कंपैरिजन के बेसिस पे उन्होंने बताया है कि इन 5 फॉर्म के बेसिस पे कि किस में ईजी होता है, किस में मेंबर्स ज़्यादा होते हैं, या किस में फ्लैक्सिबिलिटी होती है. तो ये सारे जो भी है हम इसको इलाबरेटली हम नेक्स्ट आने वाले अपने वीडियोज़ में पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स फॉर ऑल, एंड डोंट फॉरगेट टू share and like my channel and forward to the other students as well, because it's a great help. Okay students, so bye.